Good morning everyone. In this video you are going to read 11th chapter of history, Rise of Fascism and Nazism. So both of these are a kind of dictatorship. Dictatorship यानी कि जिसमें एक किंग होता है, वो मतलब प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट भी दोनों की पोस्ट के बराबर होता है और वो ही हर चीज़ को रूल करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वो होता है और वो हर चीज़ पर इंटरफेयर करता है, लोगों की पर्सनल लाइफ तक में भी। तो ये होती है डिक्टेटरशिप। तो ये डिक्टेटरशिप कैसे स्टार्ट हुई? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद क्या हुआ, सारी कंट्रीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यूरोप में, स्पेशली यूरोप में इकोनॉमिकली सोशली सब वीक हो गए थे। वो अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुकी थी हर तरफ और लोगों के अंदर अनरेस्ट हो गया था, रिसेंटमेंट हो गया था। और क्योंकि उस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो है वो जर्मनी की हार हुई थी। तो जब जर्मनी की हार हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, ट्रीटीज़ ऑफ वर्साइल्स हुई थी। मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था ट्रीटीज़ ऑफ वर्साइल्स, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। तो उसमें क्या किया गया था, जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंडीशंस रख दी गई थी और उसके आधे से ज़्यादा जो है पावर छीन ली गई थी उससे। तो इस चीज़ को लेकर के जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट था। और क्योंकि ये सीट जो है उसी टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही, आफ्टर ट्रीटीज़ ऑफ वर्साइल्स। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसका जो पीरियड था वो क्या था, 1914 से 1918। उसके बाद एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई जो कि 1939 से 1945 के बीच में रही। तो द पीरियड बिटवीन दीज टू वर्ल्ड वॉर इज़ कॉल्ड द एज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बिटवीन का जो टाइम था, यानी कि आफ्टर 1918 टू 1939, ये टाइम जो था, इस टाइम पर नाजिज्म एंड फासिज्म की स्टार्टिंग हुई। तो क्या हुआ था, उस टाइम में रशिया में क्या हुआ था, रशिया विटनेस द बर्थ ऑफ कम्युनिज्म वाइल अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप टुक रूट इन इटाली। तो उस टाइम में कम्युनिज्म और सोशलिज्म की स्टार्टिंग होने लगी थी। कम्युनिज्म सोशलिज्म क्या होता है, जिसमें कि इक्वालिटी होती है, डेमोक्रेसी होती है, यानी कि लोग अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट सबको अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कम्युनिज्म यानी कि कोई भी उसमें ऊपर नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं, सबको हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये चीज़ें रशिया में विटनेस्ड हुई थी, रशिया में देखी गई थी। लेकिन इटली में क्या हुआ था, इटाली में डिक्टेटरशिप की स्टार्टिंग हुई थी। डिक्टेटरशिप क्या था कि मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, तो वो चाहते थे कि मैं ही सबसे ऊपर रहूं। तो इसने जो है डिक्टेटरशिप की स्टार्टिंग की थी। इटाली में भी हुई, जर्मनी में भी हुई, स्पेन टर्की में भी ये डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुई। इवन डेमोक्रेटिक कंट्रीज वर शोइंग अ टेंडेंसी टुवर्ड्स अथॉरिटेरियन रूल। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉपुलर स्टेट्समैन इन दिस पीरियड। यानी कि उस टाइम पे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी वहाँ पर भी जो हार हुई, तो उस टाइम के हिस्टोरियन ने उस डेमोक्रेसी कंट्री की हार के पीछे ये रीज़न बताया कि वहाँ पर क्योंकि एक कोई पावरफुल लीडर नहीं है, यानी कि डिक्टेटरशिप होना चाहिए। तो जो ये दोनों टर्म है, फासिज्म एंड नाजिज्म, ये जो फासिज्म है ये इटाली में हुआ, इटाली में इसकी स्टार्टिंग हुई। और जो नाजिज्म था ये जर्मनी में हुआ। व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फासिज्म इन इटाली? Fascism developed as a result of the turmoil created in Italy after the First World War। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद इटाली में जो भी डिस्टर्बेंस हो गई, तो उसके बाद ये फासिज्म डेवलप्ड हुआ। तो क्या हुआ था, डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी इससे डिससेटिस्फैक्शन था। Italy had joined the Anglo-French alliance against Germany and her allies in the First World War, as Britain had promised the former large chunks of territory after their victory। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे इटाली ने जर्मनी के अगेंस्ट जो भी कंट्रीज वॉर लड़ रही थी उनमें अपना साथ दिया था, उसका साथ दिया था।
तो उस टाइम पे ब्रिटेन ने इटली को ये प्रॉमिस किया था कि जब वो जीत जाएगी, विक्ट्री हो जाएगी जब उसकी, तो वो उसको एक टेरिटरी, एक जगह, एक बड़ा एरिया उसको दे देगा इटली को। लेकिन ऐसा ब्रिटेन ने नहीं किया। विक्ट्री के बाद ऐसा ब्रिटेन ने नहीं किया, यानी कि उसको बड़ा एरिया, बड़ा प्रपोर्शन नहीं दिया। तो इससे इटली में रिसेंटमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे? जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स इन इटली हैड बिकम अनएम्प्लॉयड, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड नॉट प्रोग्रेस्ड, एंड जो वर्किंग क्लास पीपल थे उनको भी इन्फ्लेशन फील हुई। यानी कि हर तरफ एक अनएम्प्लॉयमेंट फैलती जा रही थी, और जो लोग वर्किंग कर भी रहे थे तो उनको भी हर तरफ इन्फ्लेशन ही दिखाई दे रही थी। यानी कि उनकी जो वेजेस थी, उनको जो पैसे मिल रहे थे वो भी कम मिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट स्टार्ट हुई, और इस सब चीज़ों ने फासिज़म को प्रमोट किया। देन इन एफिशिएंट गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी 1919 में इटली में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ? नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कुड विन अ मेजॉरिटी। कोई भी पार्टी ने मेजॉरिटी विन नहीं किया, और जो भी वहाँ पर किंग था, विक्टर इमैनुअल थर्ड, वो वहाँ पर इटली में पीस को बनाए रखने के लिए अनेबल हो चुका था। यानी कि वहाँ की जो भी ज़रूरत थी वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, एक पीस मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह से वो एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट प्रूव हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर इटली में हुई, तो लोगों ने ये देखा कि उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो इटली को सेव कर सके। तो नाज़िज़्म, फासिज़म में यही चीज़ होती है कि मतलब अपनी कंट्री सबसे ऊपर, यानी कि कंट्री के लिए सब कुछ करना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेशनलिज्म, ये होता है फासिज़म। तो ये जो फासिज़म का जो लीडर था मुसोलिनी ने लोगों को ये एश्योर करवाया कि वो इटली को अपना हर चीज़ प्रोवाइड करवाएगा, जो भी लॉस हुआ है इटली का वर्ल्ड वॉर में वो उसको फिर से सही करेगा। तो ये सारी चीज़ें से लोगों ने एक अपना ये माइंड सेटअप कर लिया कि हाँ, ये फासिज़म उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन है। देन कॉजेज फॉर द राइज ऑफ नाजिज़्म इन जर्मनी। इन द सेम वे जैसे फासिज़म इटली में स्टार्ट हुआ, वैसे ही नाजिज़्म जर्मनी में स्टार्ट हुआ। तो जो नाजिज़्म था, ये इसकी जो स्टार्टिंग हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं किसका हाथ है? फासिज़म का। आफ्टर फासिज़म इट इज़ नाजिज़्म स्टार्ट, यानी कि पहले फासिज़म स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर नाजिज़्म स्टार्ट हुआ जर्मनी में। जर्मनी की भी सेम कंडीशन थी। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, और उसके साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, जिसमें जर्मनी को बिल्कुल भी सप्रेस्ड कर दिया गया था। हर चीज़ उससे डिप्राइव कर ली गई थी। उसके आर्म्स, उसकी आर्मी और उसके जो भी वॉर के उसकी कंट्री के भी कुछ पोर्शन वो कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे उससे। तो ये सारी चीज़ें भी जर्मनी के लिए एक रिसेंटमेंट का कॉज थी। तो एक फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, उससे जर्मन्स हर्ट थे, एंगर्ड थे, उनको ह्यूमिलिएट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये जो एडोल्फ हिटलर थे, इन्होंने ये प्रॉमिस करा लोगों से कि जो जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया है, वो जर्मनी की कंडीशन को वापस इम्प्रूव करेंगे, और जो पोर्शन जर्मनी से छीन लिए गए हैं वो उसको वापस लाएंगे, और फिर से जर्मनी को पावरफुल बनाएंगे। इकोनॉमिक रियून। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की इकनॉमी बिल्कुल र्यूंड हो चुकी थी। उसके ऊपर बहुत सारे पेनल्टीज़ लगा दी गई थी, जो कि उसको पे करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। जर्मनी ने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था दूसरी कंट्रीज़ से, वहाँ पर कम्प्लीटली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी थी। तो नाज़ी पार्टी जो थी, एडोल्फ हिटलर ने पहले अपनी नाज़ी पार्टी बनाई थी। देन ये नाज़ी पार्टी बाद में नाज़िज़्म बन गई।
तो नाज़ी पार्टी ने ये वो किया, लोगों को, जर्मन के यूथ को ये एश्योरेंस दिलाया कि वो जर्मनी की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। फेलियर ऑफ द वीमार रिपब्लिक, जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो वीमार में 1919 में मिली, और वहाँ पर रिपब्लिक में, और उसके बाद ये वीमार रिपब्लिक अनेबल थी इस चीज़ में कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिकवरी होनी थी उसको वो नहीं कर पा रही थी। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने अपना फेथ डेमोक्रेसी में खो दिया, और सारे पब्लिक जो है वो नाजिज़म पर बिलीव करने लगी। Hitler saw this as an opportune moment to take center stage in the German political world। 1929 में पूरे वर्ल्ड में, मोस्टली यूरोप में, बिल्कुल डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम चल रहा था, यानी कि लोगों के पास कुछ भी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। तो हिटलर ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसका फ़ायदा उठाया और लोगों का ब्रेन वॉश किया। तो इस तरह नाज़िज़म की स्टार्टिंग हुई जर्मनी में। राइज एंड रूल ऑफ मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी began his career as a journalist and rose to become the prime minister of Italy। ये जो बेनिटो मुसोलिनी थे जिन्होंने फासिज्म की स्टार्टिंग करी, ये पहले एक जर्नलिस्ट थे और फिर इनका शुरू से ही ये एम था कि वो इटाली के प्राइम मिनिस्टर बने। पहले ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो ये इटालियन सोशलिस्ट पार्टी में इन्वॉल्व थे, उसके मेंबर थे, लेकिन उसके बाद इनको वॉर से निकाल दिया गया था। और उसके वर्ल्ड वॉर जब ये इन्होंने फ़ाइट किया, ये इनको इटालियन सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था जिसके ये मेंबर थे। उसके बाद जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ़ाइट किया इन्होंने, तो जब ये वहाँ से लौटे तो इनकी थिंकिंग चेंज हो चुकी थी और तब तक ये एंटी सोशलिस्ट बन चुके थे। इन्होंने डेमोक्रेसी का अपोज्ड किया और ये एक डिक्टेटरशिप के एडवोकेट थे। In 1919, he addressed an assembly at Milan, which formed the nucleus of the fascist party। 1919 में इन्होंने एक असेंबली को एड्रेस किया और तभी से ही फासिस्ट पार्टी की स्टार्टिंग लोगों के अंदर डाल दी थी। और ये जो कम्युनिस्ट था इसके ख़िलाफ़ लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया कि ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म बिल्कुल भी सही नहीं है और ये जो है इटली को और कंट्री को डेवलपमेंट को रोक देगी। इनके जो भी लीडर थे, जो भी इनके साथ थे, इनकी पार्टी में जो भी मेंबर थे फासिज्म के, वो ब्लैक शर्ट्स पहनते थे क्योंकि इनका यूनिफॉर्म ही ऐसा था। और ये जो थे ये वॉयलेंस में बिलीव रखते थे, वॉर को ग्लोरीफाई करते थे, यानी कि इनके लिए ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं थी। वो चाहते थे कि अपनी कंट्री को सेव करने के लिए वॉयलेंस करना पड़े, वॉर करना पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इनके मेंबर को ब्लैक शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी स्ट्राइक करवाई और मुसोलिनी प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द प्रोटेक्टर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन इटली। तो अपने आप को इन्होंने इटली में ये प्रूव कराया कि वो इटली के फेवर में है, हर चीज़ वो इटली के फेवर के लिए कर रहे हैं। और 1922 में ये 31 अक्टूबर 1922 में ये इटली के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस टाइम में जो इलेक्शन हुए थे तो ये वहाँ पर विन नहीं हुए थे, यानी कि इनकी ज़्यादा सीट नहीं आई थी, लेकिन इसके बाद भी ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा लोगों का ब्रेन वॉश करा था। तो वहाँ के किंग ने इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी क्या थी? मुसोलिनी ensured majority support in the parliament and accordingly in 1924 the fascist won the largest number of seats। उसके बाद जो 1924 में जो इलेक्शन हुआ तो इस पार्टी ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट गेन करी। उसके बाद इन्होंने जो है काफ़ी काम करे इटली के फेवर में। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवाया, रोड कंस्ट्रक्ट करवाए, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करवाए और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारे टैकल करे। और
इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोग्रेस भी कराया। हाउएवर द पार्लियामेंट वॉज रिड्यूस टू अ हम्बल पोजीशन। लेकिन इन्होंने इटली के फेवर में काम करा है, लेकिन क्या था, अगर वहाँ पर कोई भी इनके अगेंस्ट में बोलता था तो उसको या तो निकाल दिया जाता था या फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर किया जाता था, वायलेंस किया जाता था। देन फॉरेन पॉलिसी, Mussolini pursued a vigorous foreign policy. His aim was to make Italy great, respected and feared. उसने एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की पॉलिसी को अपनाया था और उसका एम क्या था, इटली को बड़ा से बड़ा बनाना, यानी कि और उसके आसपास के जो भी एरियाज़ हैं उनको भी अपने अंडर में लेकर इटली के अंदर इंक्लूड करना, और वो एक अपना फियर, अपना टेरर बनाना चाहता था कि लोग उसकी रेस्पेक्ट करें, लोग उससे डरें। उसने ग्रीस से बहुत सारे पैसे लिए कंपनसेशन के तौर पर। ही डिज़ायर टू इंश्योर रिवेंज फॉर इटालीज डिफीट बाय इथोपिया इन 1896। 1896 में इथोपिया से ये हार गया था इटली, तो वो अपना रिवेंज लेना चाहता था इथोपिया से। सो ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन एबिसिनिया इन 1935। पहले इथोपिया को एबिसिनिया बोला जाता था, तो वहाँ पर उसने अपनी वॉर डिक्लेयर कर दी। एंड द लीग ऑफ नेशन डिक्लेयर्ड इटली एंड एग्रेसर एंड द मेंबर स्टेट एग्रीड टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस एक्सेप्ट ऑन कोल एंड ऑयल ऑन इटली। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद एक लीग बनी थी, वर्ल्ड लीग, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि सब लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। तो जब इसने ये वॉर डिक्लेयर कर दी तो लीग ऑफ नेशन ने इटली को एग्रेसर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या था, राइज एंड रूल ऑफ हिटलर। हिटलर का कैसे रूल हुआ था? हिटलर बाय बर्थ ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रियन में ये बॉर्न हुए। उसके बाद इन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली और फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको बहुत अच्छा रैंक मिला था। देन 1919 में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और सिंपली नेशनल सोशलिस्ट पार्टी भी बोला जाता है, जिसको कि NSDAP भी कहते हैं। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। उस तरह इस पार्टी को बनाने के बाद, इसके मेंबर रहने के बाद, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया। उन्होंने अपने बहुत सारे स्पीच दिए, और जो नाजीज़ थे इनका यूनिफॉर्म था ब्राउन शर्ट, और ब्राउन शर्ट पहन करके और स्वस्तिका फ्लैग ले करके और वायलेंस का यूज़ करके इन्होंने जर्मन पीपल को अपील किया। और इनका भी यही था, मानना था कि ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म बिल्कुल भी कंट्री के फेवर में नहीं है। ये सम ऑफ द आइडियाज़ पॉपुलराइज्ड बाय बोथ द फासिस्ट एंड द नाजीज इंक्लूड, यानी कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी थी कि द लीडर इज़ ऑलवेज राइट, यानी कि जो लीडर बन जाता है वो हमेशा सही होता है, लीडर की हर बात को मानना चाहिए। इंटरनेशनल पीस इज़ अ कॉवर्ड टीम, उनके लिए उनकी थिंकिंग ये थी कि आपस में एक साथ जो कोऑपरेशन हो जाता है दूसरे कंट्रीज से, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक तरह से कॉवर्डनेस है। और इम्पीरियलिज्म इज़ द इटर्नल लॉ ऑफ लाइफ, यानी कि अपने आप को, अपनी पावर को बढ़ाते जाना, ये एक ज़िंदगी का लॉ है। डेमोक्रेसी को अपोज करते थे ये दोनों, कम्युनिस्ट को अपोज करते थे। और इसके अलावा बिसाइड दिस, जो हिटलर था उसको क्या था, ये ज्यूज़ से हेट करता था। ज्यूज़ यानी कि यहूदी जो थे, उनसे बिल्कुल ये हेट करता था, इसके अंदर रेसिज्म था। तो ये इसका मानना था कि जो ज्यूज़ हैं, ये ज्यूज़ ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी कुछ भी जर्मनी में हुआ, जितनी भी वॉर हुई या जो कुछ भी हो, वो सब के लिए ज्यूज़ को रिस्पॉन्सिबल मानता था। और इसके लिए उन्होंने जर्मन्स के अंदर इतनी फीलिंग्स डाल दी थी ज्यूज़ के अगेंस्ट में, और ज्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी किया इसने। 1923 में ये फेल हो चुका था जर्मनी को कैप्चर करने के लिए, फिर इसको जेल में डाल दिया गया। जेल में इसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, मेन काम्फ, जिस मीन्स माय स्ट्रगल। इसने पॉलिटिकल आइडियाज़ लिखे और लोग, जर्मन के पीपल को ये फीलिंग दिलाई कि उनको एक पावरफुल नेशन चाहिए। जब वो जेल से रिलीज़ हुआ तो तब तक लोगों के अंदर ये फीलिंग आ चुकी थी
ह्यूमन सिविलाइजेशन वाली, और ये कि उनको भी जर्मनी अपना एक पावरफुल कंट्री चाहिए। तो उसने फिर से अपना ये पार्टी को ज्वाइन किया और अपनी स्ट्रेंथ को उसने अपने और स्ट्रॉन्ग किया। 1933 में हिटलर हैड मैनिपुलेटेड हिज वे टू बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी का चांसलर बनने के लिए उसने बहुत ज़्यादा हुक और क्रुक किया और फर्स्ट नाजी गवर्नमेंट इसने 1933 में फॉर्म करी। जिस तरह मुसोलिनी इलेक्शन में सीट नहीं लाया था, लेकिन फिर भी उसने हुक और क्रुक करके प्राइम मिनिस्टर बन गया था, इन द सेम वे हिटलर ऑल्सो डिड। उसकी भी कोई सीट ज़्यादा नहीं आई थी इलेक्शन में, लेकिन फिर भी उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। इसकी क्या क्या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ थी हिटलर की। Having destroyed the Weimar Constitution, Hitler proceeded to reconstruct and reorganize German administration and economy. जब ये पावर में आया तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो बीमार का, उस वहाँ पर आग लग गई थी और वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद इसने फिर से उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया अपने अकॉर्डिंगली और जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज़ करवाया और जर्मन एक फासिस्ट स्टेट बन गया, जैसे कि वहाँ पर था इटली में। और सारा पावर किसके कंट्रोल में आ गया था? हिटलर के। और जितनी भी उसके अलावा पार्टी थी जर्मनी में, नाज़ी पार्टी के अलावा, उस सारी पार्टी को इसने बैन करवा दिया। और इसने क्या किया, जितने भी सिटीज़न थे उनकी हर एक्टिविटी पे कंट्रोल कर लिया। कौन कैसे रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारा कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया। उसने इकोनॉमिक स्फीयर में उसने काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वहाँ की जो आर्मी थी उसको भी फिर से रीऑर्गेनाइज़ कराया और आर्मामेंट्स उसने तैयार करे लार्जर स्केल में। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, रिलीजन को भी इग्नोर नहीं किया गया। चर्चेस को स्टेट कंट्रोल के अंडर में ले लिया गया और प्रेस्ट और नन्स जो थी उनको भी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको हिटलर के आइडियोलॉजी के अंदर इंक्लूड करा गया। फिर हिटलर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ज्यूज़, यानी कि मैंने बताया कि ज्यूज़ से ये बहुत ज़्यादा हेट करता था और इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी करी। ज्यूज़ को बिल्कुल जो भी वो पोस्ट पर थे उनको उससे हटा दिया गया, उनसे उनकी सिटीजनशिप छीन ली गई। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, लॉ एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस। और उनकी जो शॉप्स थी, बिजनेस था, सब कुछ आग लगा दिया गया, सब कुछ जला दिया गया। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको उनसे कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, उससे छीन लिया गया। उनकी फैमिली को वो किसी एक कैंप में भेज देते थे जहाँ पर उनको या तो जला देते थे या मार डालते थे। इस तरह वास्ट नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर किल्ड, या फिर उनको मार देते थे या फिर उनको बहुत दूर छोड़ आते थे। एंड द मोस्ट नोटोरियस कंसंट्रेशन कैंप वे लोकेटेड एट डाकाउ, बर्गर, बेल्सन। इस तरह के जो कैंप्स होते थे ये सब इस जगह पर लोकेट होते थे और वहाँ पर ज्यूज़ पीपल और वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी की जाती थी। और वन सच इंस्टेंस टुक प्लेस आफ्टर द जर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पोलैंड। जब जर्मनी ने पोलैंड को वो कॉन्क्वेस्ट कर लिया, अंदर में ले लिया गया, तो 4 लाख ज्यूज़ वेयर वॉल्ड इनटू अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वॉर्सो। 4 लाख ज्यूज़ को उसने एक वॉल के अंदर एक छोटी सी जगह पर कैद कर दिया था। और उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें मर गए, बहुत सारे लोगों को जला दिया गया। तो इस तरह उसका एक बहुत ही बुरा फेस आया ये डिक्टेटरशिप का लोगों के सामने। फॉरेन पॉलिसी क्या थी इनकी? हिटलर फॉलोड एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि मुसोलिनी ने एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाया था, द सेम वे हिटलर ने भी एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाया था। उसने बिल्कुल ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को इग्नोर कर दिया था और अपनी जर्मनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हर कोशिश स्टार्ट करी थी और अपने आर्मामेंट को फिर से उसने ऑर्गेनाइज़ कराया, मिलिट्री सर्विस को उसने ऑर्गेनाइज़ कराया। इस तरह वो पूरा एक हर
तरफ वो वॉर करने के लिए रेडी था और वो अपनी कंट्री की हदों को बढ़ाना चाहता था। हिटलर और मुसोलिनी के बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी और ये फ्रेंडशिप के क्या क्या रीज़न थे? देयर एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, दोनों के अंदर ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ थी को अपनाया था दोनों ने, और दोनों ही ब्रिटेन, फ्रांस और लीग ऑफ नेशन के अगेंस्ट थे। और इन दोनों के बीच में ट्रेड और कॉमर्स होता था और ये लोग जो है हेल्प भी करते थे अपनी। and the anti-Comintern Pact between Japan and Germany in November 1936 later became the Rome-Berlin-Tokyo Axis. By 1940, the three powers had decided to respect Rome-Berlin's leadership in Europe and Tokyo's in Asia. 1936 में एक पैक्ट बना था, एंटी कमिंटन पैक्ट, जो कि जापान और जर्मनी के बीच में था। वो 1940 तक रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस बन गया था। एंड द पैक्ट वॉज टू रिमेन इन फोर्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर एंड दे एग्रीड टू हेल्प ईच अदर इन केस अ फोर्थ पावर अटैक एनी वन ऑफ देम। तो ये दोनों इस पैक्ट में ये समझौता हुआ था कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ये पैक्ट 10 साल तक के लिए बने रहने वाला था। दोनों ही ये जो फासिज्म एंड नाजिज्म जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुए थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होते होते ख़त्म होने लगे थे। और इनकी क्या थिंकिंग थी कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकते, वो गवर्न नहीं कर सकते, और जो एक पावरफुल लीडर हो वही कंट्री को गवर्न कर सकता है। एंड उनके अंदर ये थिंकिंग थी कि जो एक लीडर बन गया वही डिक्टेटर रहेगा और उसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री चलेगी। और जो वर्कर्स लोग थे, जो लो लेवल के लोग थे, उनको बिल्कुल भी इन दोनों ने नेगलेक्ट कर दिया था। और ये कैपिटलिज्म में बिलीव रखते थे, यानी कि जो पैसे वाले लोग रहते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, उन सबको ये सपोर्ट करके अपनी पार्टी में लाना चाहते थे। दोनों ही पार्टी एक तरह से ब्रूटल थी, दोनों ही एग्रेसिव थे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फासिज्म, नाजिज्म इज़ मोर ब्रूटल, यानी कि मुसोलिनी से ज़्यादा ब्रूटैलिटी एडोल्फ हिटलर ने की थी। Here the chapter is complete. Thank you.